अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले जिक्र 10 तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे 10 तक। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, क्या सिंध हुकूमत की टेस्टिंग सलाहियत खत्म हो रही है? वजीर आजम पर सूबाई हुकूमतों से ताउन ना करने का इल्जाम। जायजा लेंगे कि सिंध और वफाक के दरमियान किन किन मामलात पर इख्तलाफात हो रहे हैं। और फिर कोरोना वायरस कब खत्म होगा, वायरस से बचाव के लिए कौन से इकदाम जरूरी हैं, मजदूर और मेहनतकश लॉकडाउन के दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, जानेंगे माहिरीन सेहत इस बारे में क्या कहते हैं। और फिर बंदा मजदूर के तल्ख औकात और लॉकडाउन के असरात, मीर रियासत माह सयाम में दाद रसी करके दुआएं समेट लें। मीर रियासत के दर पर दस्तक भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हो। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना जैसे अनदेखे दुश्मन का सामना कर रही है। ये एक अनदेखा दुश्मन है और माहिरीन तो इसे तीसरी आलमी जंग के मुतरातिफ करार दे रहे हैं। आलमी इदारा सेहत समेत माहिरीन की मुश्तरका राय है कि इस आलमी जंग का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कौमी इत्तफाक राय और यकजहती से किया जा सकता है। The people belongs to all political parties. The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. It exploits the differences you have at the national level. If you want to be exploited, and if you want to have many more body bags, then you do it. If you don't want many more body bags, then you refrain from politicizing it. My short message is, please quarantine politicizing COVID. The unity of your country will be very important to defeat this dangerous virus. Without unity, we assure you, even any country that may have a better system will be in trouble and more crisis. That's our message. Unity at national level. No politicizing. No need to use COVID to score political punches. No need. You have many other ways to prove yourselves. This is not the one to use for politics. WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस वाजे कर रहे हैं कि वक्त सियासी इख्तलाफात बुलाकर एक पेज पर आने का है, इस वायरस से लड़ने का है। इसके बरक्स दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां कोरोना क्राइसिस में भी जंगी बुनियादों पर काम करने की बजाय सियासी जंग लड़ी जा रही है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क जो इस वक्त कोरोना की लपेट में है, वहां भी अमरीकी सदर की जानिब से न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो को हदफे तनकीद बनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क के गवर्नर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप तनकीद करते रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जहां मई के महीने को अहम करार दिया जा रहा है, माहिरीन के मुताबिक इस माह के इख्तिताम तक मुल्क में कोरोना केसेस अपनी इंतहा को पहुंच सकते हैं। माहिरीन सेहत, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हुकूमत और अवाम से दरखास्त कर रहे हैं, दस्तबस्ता कह रहे हैं कि खुदारा कोरोना को संजीदगी से ले, लॉकडाउन में नरमी ना की जाए क्योंकि हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मगर इन तमाम खदशात के बावजूद वफाक और सिंध के माबैन एक जंग जारी है। गुज़श्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन को एलीट का फैसला करार दिया। वो क्या कह रहे थे वो भी देख लीजिए। समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। लॉकडाउन तो जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की थी, अभी सिर्फ 21 केसेस थे, तो लॉकडाउन तो तब ही शुरू हो गया था। लॉकडाउन की किस्में हैं, जो आखिरी स्टेज है लॉकडाउन की वो है कर्फ्यू। वज़ीर आज़म बार बार लॉकडाउन की मुखालिफत भी करते रहे हैं, साथ ही वो लॉकडाउन को कोरोना पर काबू पाने का जरिया भी करार दे रहे हैं। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो काफी दिन के बाद मैदान में आए। उन्होंने कई सवालात उठाए। उन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा कि वज़ीर आज़म बताए कि लॉकडाउन किसने किया, हालांकि सूबों ने वफाकी हुकूमत के कहने पर लॉकडाउन किया था। ये कौन से एलीट्स हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे इम्पोज कर दिया। इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉकडाउन है, जो 9 मई तक पिछले नेशनल
कमेटी में, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक्सटेंड किया गया, ये जो लेटेस्ट लॉकडाउन का एक्सटेंशन है, ये उस मीटिंग के दौरान पख्तूनख्वा के हुकूमत और पंजाब के हुकूमत के तजवीज़ पे लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया। इसका ऐलान, इस लॉकडाउन के ऐलान 9 मई तक वफाकी वजीर ने किया। तो क्या ये वो एलीट्स है जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे मुसल्लत किया? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वायरस के इब्तदाई पर वफाकी हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उन्होंने WHO की हिदायत की रोशनी में इत्तफाक और इत्तेहाद को फरोग देने के अज़्म का इयादा भी किया। उन्होंने सियासत की बजाय कौमी यकजहती की फजा कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। आज से भुट्टो जरदारी का बयानिया क्या था, वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है इस वक्त। We shouldn't be forced to be desperately trying to find our own kits or figuring out how to quarantine people at the border. हम किसी को blame नहीं करेंगे, हम सिर्फ वायरस को blame करेंगे। आज भी हम अपने वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि हमें ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दे रहे थे, आज अचानक उनके लहजे में बदलाव क्यों आ गया है? आज उनकी जुबान पर शिकवे क्यों दिखाई दे रहे हैं? आज वफाक और सिंध के दरमियान महाजराई की सूरत हाल क्यों है? आज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम वफाकी हुकूमत के साथ ताउन, वर्किंग रिलेशन बनाना चाहते हैं, मगर वजीर आजम ऐसा नहीं करना चाहते। अगर वजीर आजम काम नहीं करे तो उन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। और वफाकी हुकूमत हमारे साथ नहीं दे रही है। इससे हम ना उनसे कुछ ले रहे हैं, ना उनसे कुछ, हम अपना इस सूबा में कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बेयर मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त हो। वज़ीर आज़म साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वज़ीर आज़म बनो, वज़ीर आज़म होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफ़ा दे के घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस वबा का मुकाबला के अलावा किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे सकती है। और अगर हम मिलजुल के काम कर सकते हैं तो हम इसको डिफीट भी कर सकते हैं। और एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे सूबाई हुकूमत को वो सपोर्ट मिलेगा वफाक की तरफ से, ताकि वो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स का जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने जहां वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा किया, वहीं वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ के बयान पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि वफाकी लॉकडाउन में सख्ती पर सिंध को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। क्या वुहान, इटली, ईरान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने लॉकडाउन किया क्योंकि पीपल्स पार्टी को हदफ़ तनकीद बनाया जाता है? बिलावल भुट्टो ने जारहाना अंदाज में पार्टी का बयानिया वफाकी हुकूमत के सामने रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये साजिश है। हम वुहान चाइना से शुरू हुआ, पहले हमने वुहान को बंद किया, फिर वुहान के बाद हमने इटली को बंद किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ईरान को बंद किया। ईरान को बंद करने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम कराची को भी और सिंध को भी बंद करें। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया कि पंजाब में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ PTI का हुकूमत है कि वहाँ वो इक़दामात उठाया जाए ताकि अपने अवाम का ज़िंदगी और सेहत को तहफ़्फ़ुज़ हो। साजिश अगर है ना PTI के ख़िलाफ़, वो PTI की तरफ से साजिश है, कोई और साजिश उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18वीं आईनी तरमीम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना चाह रही है। उन्होंने शिकवा किया कि इस वक्त सूबों की कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए जरूरत सब्र की है कि वफाक आगे और सूबों के साथ ताउन करे। ये लोग हमेशा 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन कोई खुद काम करने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। अगर वजीर आज़म खुद इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ वजीर आज़म इस्लामाबाद का रहना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को इस वबा का मुकाबला करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज भी हमारा मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। हमें अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में हर सूबा का, आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भर में वो टेस्टिंग का सिलसिला कम होता जा रहा है सिंध के बजाय। वो इसलिए कि सिंध 90% अपना ही रिसोर्सेज पे टेस्टिंग पे
चला रहे हैं। वफाकी हुकूमत को हर सूबा को मदद इस काम में करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने जहां शिकवा किया कि वफाक सूबों के साथ ताउन नहीं कर रहा, वहीं उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम आज भी कंटेनर वाली सियासत कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया है क्योंकि कोरोना वायरस के बायस उन्हें आलमी इदारों के कर्ज अदा नहीं करने हैं। तेल की कीमतों के बायस एक अच्छा मौका है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वफाक सूबों की इस्तेदाद कार बढ़ाए, छोटे सूबों के साथ मिलकर चले। वजीर आजम इस्लामाबाद के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, बात समझना हो। कौन हमारा वजीर आजम को समझाएगा कि वो आप कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आजम है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उठो और अपना काम करो, वजीर आजम बनो पाकिस्तान का। मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत के पास अब फिस्कल स्पेस है। कोरोना के नाम पे उनको ये फिस्कल स्पेस मिला है, IMF की तरफ से फिस्कल स्पेस है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, G20 ने जो रिलीफ ऐलान किया है, सबसे ज्यादा जो ऑयल प्राइसेस की वजह से आपके पास अब फिस्कल स्पेस है। अब वफाक और सिंध के दरमियान महाजराई को नई बात नहीं है। मौजूदा हुकूमत के बरसर इख्तिदार आते ही दोनों के दरमियान इख्तियारात के मामले पर तनाज़र रहा है। सिंध को बड़े अस्पतालों का वफाक के हाथों में कंट्रोल एक आंख नहीं भाता तो वफाकी हुकूमत सूबे में इख्तियारात की मुंतकली पर शकवा कुना है। शहर कायद के मसाइल पर वफाक और सूबाई हुकूमत बार बार आमने सामने आए। इसी तरह कराची में जहरीली गैस के मामले पर भी एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की गई। सूबे में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात और वैक्सीन के दम दस्तयाबी पर भी सवालात उठाए गए। इसी तरह सूबे में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले लॉकस्ट यानी टिड्डी दल पर भी वफाकी हुकूमत के किरदार पर उंगलियां उठाई गई। सिंध के वजीर ज़राअत तो आज में शकवा कुना है। इस्माइल राहू के मुताबिक वफाकी हुकूमत के दम ताज टिड्डी दल कोरोना से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसका खात्मा फिजाई स्प्रे से मुमकिन है। एरियल स्प्रे होना है जो कि वफाकी हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं है। वफाक और सिंध अहम कौमी मामलात को सियासत की नजर क्यों कर रहे हैं? क्या 18वीं तरमीमी इख्तलाफात की बुनियादी वजह है? इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यह बताइएगा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने बताया कि लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू होता है, फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि लॉकडाउन हमने सबसे पहले लगाया, बर वक्त फैसला किया। कल उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो दरअसल अशराफिया ने इंप्लीमेंट किया है, अशराफिया के कहने पर नाफिज हुआ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूछा है कि वो कौन सी एलीट है, बताइएगा, कि जिसने लॉकडाउन नाफिज किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये तमाम साथियों को और बात यह है कि बिलावल जो है वो निकालने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करता है तो अपने सूबे की कारकर्दगी पे बात करनी चाहिए थी कि टेक्निकली बताते कि हाँ ये चीजें हमने की हैं और टेक्निकल चीजें बताते। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें आए बाएं शाएं बाएं और सियासी गुफ्तगू ये नहीं बताया। बड़ा अफसोस, जैसे मायूसी हुई है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के। एक बार फिर बिलावल ने जो है मायूस किया है। बताते कि सिंध में क्या किया है। ये वो एलीट है जिसको कुछ नहीं पता कि जो देहात की आबादी है सिंध की 75% से जो गुर्बत की लाइन के नीचे है, और इन्हें नहीं पता कि जो दारुल कराची है वहाँ पे मच्छर कॉलोनी कभी ये गए, भादरोबाद गए, कभी ये गए लियारी के लोगों का जाके हाल पूछा है इन्होंने। ये बस ट्विटर पे लगे रहो, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। 18वीं तरमीम कहाँ गई? 18वीं तरमीम जिसने खुद मुख्तार कर दिया सूबों को, तो वो खुद मुख्तारी कहाँ गई? काम आके बताएं क्या क्या परफॉर्मेंस है। और पंजाब के अगर हम देखें, सुबह पंजाब में काम हो रहा है, केपी में काम हो रहा है, बलोचिस्तान में काम हो रहा है, वफाक में काम हो रहा है, लेकिन सिंध वाले जो हैं वो शिकायतें ही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अब सारे सूबे अपने अपने काम कर रहे हैं, रोजाना की बेसिस पे ब्रीफिंग देते हैं, टेक्निकल चीजें बताते हैं, इतने क्वारंटीन सेंटर्स, ये हॉस्पिटल, ये चीजें, एक एक चीज का बताते हैं। सिंध वाले आके सियासी गुफ्तगू करते हैं। अब जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके 10 इजलास हुए 1 महीने में, और तमाम में सूबा सिंध की रिप्रेजेंटेशन भी थी, वजीर आला सिंध भी शरीक थे।
और वहां जाके चीजें एग्री करते हैं, बाहर जाके फिर अजीब हो जाते हैं। लेकिन फैसल जावेद साहब, उन्होंने सिंध स्पेसिफिकली उन्होंने कहा विफाक ने तमाम तर सूबों के साथ वो मदद नहीं की जो विफाक को करनी चाहिए थी, बेयारो मददगार छोड़ दिया। जैसे बलूचिस्तान के तफ्तान बॉर्डर का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर बलूचिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन विफाक बारहा कहता रहा कि सूबों का मामला है। इसी तरह से पंजाब के अंदर उन्होंने तबलीगी जमात के इज्तिमा के हवाले से बात की कि वहां पर विफाक को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, विफाक नहीं कर सका। फिर सिंध में बिलावल भुट्टो का कह रहा था कि लांडी से मलीर तक के लोगों की जान हमें ज्यादा अजीज है, लेकिन विफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है, हमें नादरा का डेटा भी प्रोवाइड नहीं किया गया, फिर हमारी इस्तेदाद कार नहीं है, टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, उसको एनहांस करने के लिए भी विफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। जो इनको किट्स हैं इन्होंने इधर भेज दी कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पे आके चलनी शुरू होगी। गलत बात कर रहे हैं ना बिलावल, गलत बात कर रहे हैं। टेस्टिफाई करें ना, चीजें बताएं, कोई आपने लिखा है कोई चीज बताएं, कोई चीज चाहिए, कोई ऐसी चीज जहाँ पर वफाक ने तो बढ़ चढ़ के अभी जो पैकेज अनाउंस किया है 1 करोड़ 20 लाख खानदानों का, इसमें मेजोरिटी तो सिंध में है और सिंध में दे रहे हैं। तो ये मत कहें वफाक, और हर लिहाज से वफाक ने सारी मीटिंग्स का हिस्सा थे। ये चीजें जो टेक्निकल चीजें होती है पॉइंट आउट अगर हैं तो, अगर हैं, अव्वल तो है ही नहीं, तमाम तर फैसिलिटीज तमाम तर चीजें वफाक कर रहा है, लेकिन अगर है भी तो 10 मीटिंग हुई है नेशनल कोऑर्डिनेशन की, उसमें क्यों नहीं रेज करते, पब्लिक में आके क्यों झूठ बोलते हैं। और इन्हें चाहिए कि ये जो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें इतने झूठ हो, ये अफ्तारी के बाद रखा करें, क्योंकि अफ्तारी रोजे की हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये आदत से मजबूर है। कहने का मकसद ये है कि कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल बात करेंगे। और अगर ये कह रहे हैं 18वीं तरमीम को बात नहीं हो सकती, अगर प्रॉब्लमेटिक बन रही है आपके लिए ये चीजें, तो क्यों नहीं हो सकती बात हो सकती है, उसका जायजा लेना चाहिए। 10 साल हो गए हैं उसको, उसमें हमें देखना होगा कि सूबों को क्या फायदा हुआ, वफाक को क्या, लोगों को क्या फायदा हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये, वफाक सूबे पे डालता है, सूबा वफाक पे डालता है, तो लोग देखते रहते हैं हम किधर जाएं, तो उस पर नजरसानी तो होनी चाहिए। लेकिन कोरोना वाले केस में तो आपने कोई काम ही नहीं किया है ना। नहीं, लेकिन फैसल जावेद साहब, 18वीं तरमीम को डिस्कस करने के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या अभी ये बहस करनी चाहिए कि जिस वक्त कोरोना क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा क्राइसिस है जिससे पूरा मुल्क पूरी दुनिया लड़ रही है, तो आपको लगता है कि ये वक्त जो है वो बिल्कुल ठीक है 18वीं तरमीम पर बहस करने के लिए, और वफाक चाहती है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए? देखिए 18वीं तरमीम जो है ये पता नहीं कहां से डिस्कशन में आ गई है इनके। अभी तक मैं कह रहा हूँ 18वीं तरमीम का ये पिछले कुछ अर्से में जिक्र भूल गए थे इसका, जब से कोरोना आया था, अब अचानक से इनको आया है। तो बात ये, अभी कौन सा असेंबली का इजलास हो रहा है कि 18वीं तरमीम से होगा, लेकिन 18वीं तरमीम में जो गैप है उस पर डिबेट करने में कोई हर्ज नहीं है। आप बात तो कर सकते हैं ना, और हमें देखना होगा, इस चीज का तयन करना होगा कि 18वीं तरमीम से क्या। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इस वक्त जब लोगों को अपनी अपनी हुकूमतों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिंध में लोग देख रहे हैं कि लीडरशिप है कहाँ, किधर हैं लोग, काम क्यों नहीं हो रहा, लोग देख रहे हैं। सिंध के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है लोगों का। ये लोग आके 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे ये लोग। आके मैं खुशी होगी 2 क्या 3-4 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन आज कुछ 15-20 मिनट ये तो बताओ कि आपने लोगों के लिए किया क्या है। लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर 18वीं तरमीम पे तो बात होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो कोई और करे फिर उनके लिए कुछ। हम तो वफाक है 18वीं तरमीम के आने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां पूरे करें, आउट ऑफ द वे जाके। लेकिन फैसल जावेद साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है वो नेशनल यूनिटी और नेशनल कंसेंसस का तकाजा कर रही है, और सिंध भी यकीनन पाकिस्तान का हिस्सा है। इमरान खान पाकिस्तान की वजीर आजम है, यकीनन नेशनल कंसेंसस का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आप इस मौके पर 18वीं तरमीम की बात करेंगे, या फिर वफाक की तरफ से भी उसी तरह हदफ तनकीद बनाया जाएगा सिंध को, और सिंध हुकूमत की तरफ से भी वही रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि इससे खलीज मजीद बढ़ेगी, इससे मजीद डिवाइड पैदा होगी, और कोरोना क्राइसिस से निपटने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली वज़ा नहीं कर सकेंगे हम? आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूनिटी, इत्तेहाद, काम के ऊपर इत्तेहाद चाहिए ना। आप आके कंपीट करें हमारे वजीरों के साथ, हमारी परफॉर्मेंस से कंपीट करें। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कंपीट विद ईच अदर इन परफॉर्मेंस गुड डीड। आप खिदमत खल्क में आके कंपीट करें, फिर आप सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब ग्राउंड पे काम ही नहीं करते और आके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वो गलत है। अगर हमारे लोग, अली जैदी पे बात होती है, फैसल वाडा पे बात होती है, बाकी लोगों पे बात होती है, तो वो काम के बाद बात करते हैं, पहले काम करते हैं फिर बात करते हैं, और इसलिए बात करते हैं कि आपकी आंखें खुले, आप भी काम करो। लेकिन ये क्या करते हैं, बगैर काम किए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसलिए अगर इत्तेहाद चाहिए और इत्तेहाद होना चाहिए, इमरान खान पूरे मुल्क के वजीर आजम है,
और उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र पिसे हुए तबके की, और सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है ही सिंध में। सिंध के बहुत बुरे हालात हैं, इसलिए इमरान खान को एहसास है लोगों का, जो ये आबादी जो सिंध की वहां का एहसास है, इसीलिए पूरे पाकिस्तान के लिए पैकेज दिया, अभी मजदूरों का पैकेज दिया, पूरे पाकिस्तान के लिए दिया। ये नहीं किया कि इनको कहा कि आप अपना पैकेज खुद करें। नो, हम इत्तेहाद पे यकीन रखते हैं, लेकिन इत्तेहाद होना है काम के ऊपर। जब आप बिल्कुल काम ठीक नहीं है। फैसल जावेद साहब, अभी एक मशवरा है उनकी तरफ से, उनका कहना है कि अभी डेट सर्विसिंग के ऊपर पैसा नहीं जा रहा है, कुछ जंगी हालात उस तरह से नहीं है जिसके ऊपर डिफेंस बजट बहुत ज्यादा हो, एक फिस्कल स्पेस क्रिएट हुई है विफाक के लिए। तो फिर क्या विफाक ये फैसला करेगा कि अपने बजट को किस तरह से कट लगाना है और कैसे सूबों की हेल्प करनी है? अगर सिंध को हेल्प चाहिए आपकी, तो क्या विफाक इस हवाले से अपना रोल प्ले करेगा, फ्रंट फुट पे आएगा? वफाक हमेशा से हमारी कितना अर्सा हुआ है, 2 साल हुए हुकूमत को, हम तो हमेशा से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, शुरू दिन से वफाक तो कर रहे हैं। लेकिन अब पहले दिन से देखिए, ये जो लैक करते हैं ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच लैक करते हैं। ये चीजें हो भी रही हो तो प्रैक्टिकल अप्रोच लैक करते हैं। ये सिर्फ और ये एक्सपोज हो गया ना, ये पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल बातों की पार्टी है। बातें करा लो बस उनसे, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लो, नारे लगवा लो, लेकिन जब प्रैक्टिकल टेक्निकल बात आती है, सारी मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं, जो चीजें डिबेट करनी है वहां करें। और क्यों नहीं करेगा वफाक? कैसे हो सकता है वफाक ना करे? वफाक तो करता है, लेकिन हमें ये भी जायजा लेना है ओवरऑल चीज में कि कौन सा मैथड ठीक रहेगा। इस वक्त लोगों की, अपनी हुकूमतों की सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को, हुकूमतों की। और अगर हुकूमतें बैठ के आपस में कंसेंसस पैदा करके कोई ऐसा मैथड निकालें जिससे तमाम तर लोगों का भला हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। फैसल जावेद साहब, जैसे आप मलीर की लांडी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सिंध के अंदर कराची खासतौर पे बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है, आप भी उसी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि वहां पर केसेस बढ़ सकते हैं। जैसे आपके डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स ये कह रहे हैं कि मई के वस्त में या मई के इख्तिताम पर एक पीक देखी जा सकती है। सभी को इस हवाले से जो है वो अपना कंसर्न है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो ये लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको मजदूरों दिहाड़ीदारों का बहुत ज्यादा ख्याल है। लेकिन आज बिलावल ने कहा है, और खासतौर पर सिंध हुकूमत ये कह रही है कि माह रमजान भर के अंदर जो है हम लॉकडाउन में वो नरमी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस बरकरार रहें, ताकि हम अगर चेन को तोड़ सकते हैं तो उसको तोड़ सके। क्या विफाक जो है उसकी स्ट्रैटेजी भी लॉकडाउन में नरमी वाली बरकरार रहेगी, या फिर लॉकडाउन को मजीद सख्त करने जा रहा है और इस हवाले से भी कुछ सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे? देखिए, 9 मई तक तो अभी तो फैसला हुआ है, और उसके बाद फिर जायजा लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया जो है वो 3 मई से वापसी जा रहा है लॉकडाउन से। इटली 4 मई से जा रहा है, स्पेन भी 4 मई से जा रहा है, ऑस्ट्रिया 2 मई से जा रहा है, डेनमार्क जो 15 से चला गया, और स्विट्जरलैंड 16 तारीख से चला गया। लोग जो है वो पाकिस्तान मेथड पे आ रहे हैं अभी कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन भी है और साथ में लोगों को हल्का हल्का कारोबार, क्योंकि हमारा मुल्क तो देखें ना, डेवलपिंग कंट्री है, सबको पता है, राजो शुमार आपके सामने है, दिहाड़ी वाला सफर करता है यहाँ पे, घर चलाने को पैसे नहीं है, टेंशन है, और उसकी वजह से लोग जो है भूख का शिकार है और गुर्बत है आबादी। तो साथ में काम भी शुरू करने, एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करते हुए, और कोई रास्ता नहीं है ना, और कोई रास्ता हो तो बता दें, और जो लोग इस पर तनकीद करते हैं वो बताएं, हल बताएं, इसका हल बताएं। इस मसले का हल ये नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी, क्योंकि लोग इंडियन सफर करते हैं, ये लोग तो गए नहीं है ना कभी नीचे, ये तो महल्लात में रहने वाले लोग हैं, इनको क्या पता आम आदमी का, इनको कोई एहसास ही नहीं है आम आदमी का। आम आदमी का आप जाके हालात देखें, जो डिफेंस के लोग हैं, वो लॉकडाउन, और जाके देखो इधर किस तरह सेक्टर G9 जो इस्लामाबाद में है, G11 है, यहाँ पे लोगों के घर में एक कमरे में 7-7 लोग हैं। सबब की बात तो छोड़ दे, मैं इसकी बात कर, इस्लामाबाद की, और गाँव जाते हो तो उससे भी बढ़ के, तो उन्हें पता ही नहीं लोगों का। What kind of lockdown? You need to know your country, you need to know your people, then you can। अब पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट कर रही है इस चीज को पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ कोरोना के अलावा से मैयत की, बल्कि गरीब तबके को इसकी बदहाली का शिकार होने से बचाने के लिए भी तदाबीर इख्तियार कर रहा है। तो इसलिए लोगों को समझना होगा, सारा वक्त आप आगे इमरान खान पे तनकीद करते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोई बहुत ही शानदार हल है तो आप तो हर आए दिन उस मीटिंग में होते हैं, तो वहाँ हल दो ना भाई, वहाँ हल दो, प्लान दो, कोई चीज ऐसी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सिंध से सूबाई वजीर इस्माइल राहू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब आपका। कुछ अर्सा पहले तक तो सिंध के सूबाई वज़रा ये कह रहे थे कि हम सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे कोरोना के मामले पर, बल्कि नेशनल कंसेंसस का मुजाहरा करना चाहिए। तो आज क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेना पड़ा। सर,
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है और चेयरमैन साहब ने तो पहले शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि जी हम इस मामले में ये एक कौमी मसला है बड़ा, ये वबा आई हुई है, ये पूरी इंसानियत का मसला है, मुल्क का मसला है, कौम का मसला है, इंसानी जिंदगियों का मसला है। इनमें हमें कोई सियासत हम न कर रहे हैं, करेंगे न अभी भी हम कर रहे हैं। और चेयरमैन साहब ने तो ऐलान किया कि भाई हम लीड करें, प्राइम मिनिस्टर साहब हम उसके साथ हैं, प्रोग्राम बनाएं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक तो चेयरमैन साहब यही कह रहे थे, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दी। जो भी हिकमत अमली बनाई जाएगी हम वफाकी हुकूमत के साथ होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत ना तो कोई हिकमत अमली बना रही है और न ही किसी को बनाने दे रही है। नहीं, लेकिन इस्माइल राव साहब, वजीर आला सिंध जो है उस मीटिंग में जाते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की उस मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करते हैं। क्या इन कंसर्न्स का इजहार उस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में नहीं किया जाता? हर जगह हमारे देखें हमने हर जगह कहा है कि हम चाहते हैं कि ये तमाम फैसले जो हों वो बाहमी मशवरे के साथ हों और मुतफ़क़ा हों। हाँ, हर इशू पे, हर मामले पे हमारी अपनी राय जरूर है और हो सकती है। हो सकता है हमें कई मामलात में इख्तिलाफ राय हो सकता है कि किसी मामले में हमारी जहन में एक अपनी हिकमत अमली हो, या किसी हिकमत अमली को हम बेहतर समझते हो या किसी को हम बेहतर न समझते हो, वो अलग बात है, वो जरूर है। काफी ऐसी चीजें हैं जो वफाकी हुकूमत की वजह से हमने उनके साथ मुश्तरका तौर पर की, चाहे हमें उस पर इख्तिलाफ राय था या हमारा कोई दूसरा ओपिनियन था या दूसरी व्यू पॉइंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हम मिलकर इस वबा का मुकाबला करें। अच्छा, मैं पर्टिकुलरली आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि शायद हमारे यहाँ कोरोना से उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना टिड्डी दल से है, लोकस्ट से है, क्योंकि आपके पास कंसर्न मिनिस्ट्री है। वो लोकस्ट का मामला हो या फिर वो कुत्ता काटे की वैक्सीन का मामला हो, गंदगी का मामला हो, या फिर किमाड़ी से कोई गैस निकल आए, सिंध और वफाक के दरमियान ठन जाती है, एक तनाजा सा दिखाई देता है। और अब कोरोना क्राइसिस में भी यही हो रहा है। हम देखें, हम तो नहीं, हमें कोई महादाराई करने की जरूरत ही नहीं है, न हम चाहते हैं महादाराई करने की। ना, हम तो सीधी बात है कि हम चाहते हैं कि हम अपना जो काम है हम अपना काम करेंगे। वफाकी हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका फर्ज है, जो आईन पाकिस्तान और कानून उन पे फर्ज और ड्यूटीज आयद करता है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, अपनी कमिटमेंट पूरी करे, अपनी बात की हुई का भरम रखें। तो मसला ये होता है, देखें लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट जो है वो पिछले मई से आई हुई है, आज उसको 1 साल हो रहा है। हम पूरा पाकिस्तान, ये वक्त नहीं, सिंध नहीं, आप देख लें सिंध में, पंजाब में क्या हाल है आप देख लें। बलूचिस्तान के कितना एक वसी रकबा है बलूचिस्तान का, जो भी इसके यलगार में लपेट में आया हुआ है। इसमें टिड्डी दल के साउथ पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं जो भी, जहां भी ये फसलों को बड़ा खतरा है। तो इस वक्त सिंध में कोई 7 डेजर्ट के अजला हैं जिसमें इसका निम्फ मौजूद है, एक लेंग हुई है, और उसके अलावा अभी बलूचिस्तान और इंडिया से इसका एडल्ट माइग्रेट करके। बिल्कुल ठीक है, राव साहब, ऐसे में वफाक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वफाक पूरी नहीं कर रहा है? सॉरी, वफाक की ऐसे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप समझते हैं कि वफाक की तरफ से अदा नहीं की जा रही? एरियल स्प्रे, डेजर्ट लोकस्ट को टर्मिनेट करना, एलिमिनेट करना, उसका खात्मा करना, उसको फकत यही उसका हल है। फिजाई स्प्रे, एरियल स्प्रे जो वफाकी हुकूमत का काम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का काम है, जो फूड मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो कानून के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो उन्होंने खुद कमिटमेंट कर चुके हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के नेशनल फूड मिनिस्ट्री वालों ने नेशनल ज़रई इमरजेंसी डिक्लेयर की, दिसंबर के अंदर मीटिंग हुई, फिर जनवरी में इसको इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, फिर मार्च में प्राइम मिनिस्टर साहब के मौजूदगी में इजलास हुआ जिसमें तमाम वज़राए आला मौजूद थे, जिसकी मौजूदगी में ये ऐलान किया गया, सूबों के साथ कमिटमेंट की गई कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में फुल स्विंग में होगा हमारा फिजाई स्प्रे सिंध और बलूचिस्तान में। आज तक उसका कोई नाम निशान नहीं है, कहीं भी कोई पता नहीं है कोई एरियल स्प्रे होगा। अगर एरियल स्प्रे नहीं होता, देखिए वफाकी हुकूमत सिंध के लॉकडाउन को सख्त करने पे बड़ी चीखती चलाती है, कहती है इसके बेरोजगारी फैलेगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मैशियत ज़रई है, उसका इन्हिसार ज़राइत पे, और 60% आबादी देही है जिसका डायरेक्ट
आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। लॉकस्ट के मामले पर स्प्रे नहीं किया जा रहा है, इलीगल स्प्रे जो वफाक की रिस्पांसिबिलिटी थी वो नहीं हुआ है। 7% आबादी, देही आबादी का मुकम्मल एनएसआर जो है वो ज़राइत पे, और शहरी आबादियों का भी जो है एनएसआर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तो बड़ी भूख फैलेगी, बड़ी बेरोजगारी सही कह रहे हैं। मेरा सवाल ले ले सर, मेरा सवाल ले ले, अगर वफाक की हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ठीक है, दूसरी तरफ कोरोना के मामले पर तो टेस्टिंग किट्स वफाक की तरफ से दी गई सिंध हुकूमत को, लेकिन सिंध ने वापस कर दी। यहां पर तो मामला बिल्कुल बरक्स बता रहे हैं आप, लेकिन जो कोरोना वाला मामला है उसमें तो टेस्टिंग किट्स आपको मिली, आपने फिर वापस कर दी। देखिए हम सब चाहते हैं कि हम इकट्ठे काम करें, हम हर मामले में, कोई भी वफाक की हुकूमत का बड़ी बात करनी पड़ती है न चाहते हुए भी। लेकिन सिंध के अंदर अगर कैद आ जाए, सिंध के अंदर बारानी इलाकों में पानी की कमी की वजह से अगर कैद पड़ जाए तो भी वफाक की हुकूमत का ये रवैया होता है। कोरोना के इशू पे भी ये रवैया होता है वफाक की हुकूमत का, और टिड्डी दल का इशू आया है तो उस पर भी वफाक की हुकूमत का ये रवैया है। तो हम क्या समझें आकर, क्या सिंध पाकिस्तान का ऐसा नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूबाई वजीर इस्माइल राहू हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से जो गलत फहमियां पाई जा रही हैं, जो अजम्पशंस हैं, मफरूजे हैं, इस हवाले से कितनी सदाकत है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और हर नए दिन के साथ ही मजीद केसेस और अमवात भी रिकॉर्ड हो रही हैं, जिसके बाद अब तक मुल्क में मुतासरीन की तादाद 17,698 जबकि अमवात 406 तक पहुंच चुकी हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल देखें तो फरवरी के आखिरी 4 रोज और मार्च के अख्ताम तक इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई थी और 31 मार्च तक 2007 केसेस और 26 अमवात रिकॉर्ड हुई थी। ताहम अप्रैल के महीने में कोरोना के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा देखने में आया है और एक माह के दौरान ये तादाद 2000 से बढ़कर 16,000 के हिस्से को अबूर कर गई है, जबकि अमवात भी 380 से तजावुज कर चुकी हैं। मुल्क में कोरोना के फैलाव के हवाले से चंद गलत मालूमात भी फैलाई जा रही है, कुछ रूमर्स भी हैं, कुछ मफरूजे भी हैं, अजम्पशंस भी हैं। इस हवाले से हमने कोशिश की है कि माहिरीन सेहत से इस बारे में दुरुस्त मालूमात जानी जाए। इस वक्त माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम तक एक बात पहुंची कि कोरोना वायरस 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक परसिस्ट नहीं करता है, जिंदा नहीं रहता है। तो डॉक्टर साहब, बड़ा सादा सा सवाल है मेरा कि आज तो टेम्परेचर यहाँ अगर लाहौर की बात की जाए तो 39 डिग्री सी पे है, तो ऐसे में तो फिर कोरोना वायरस को जिंदा नहीं रहना चाहिए। देखें, ये ज़रूर है कि गर्म टेम्परेचर जो है इस पर असर करता है, लेकिन वो 56 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर होता है और 60 डिग्री टेम्परेचर के बाद एक टाइम लिमिट होता है, तकरीबन 20 मिनट अगर उतना टेम्परेचर रहे। 70 पे टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये जो 20 या 27 या 30 या 35 डिग्रीज़ है ये तो बहुत कम है उसके लिए। और ये जो वायरस पे जो ये टेम्परेचर असर करता है, ये ज़ाहिर है एनवायरनमेंट या बाहर के सैंपल्स पे है, इंसान के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर घर के अंदर लोग मौजूद हैं या इन्फेक्शन घर में मौजूद है, वहाँ पे असर नहीं करता, बल्कि जहाँ पे एसी चल रहा होगा तो वहाँ तो ये 9 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि 50 डिग्री सी या 60 डिग्री सी तक ये वायरस जो है वो किल हो सकता है, उससे नीचे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वायरस किल नहीं हो सकता है, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आजकल खासतौर पे गर्मियां हैं, घरों में एयर कंडीशनर तो चल रहे हैं, एसीज चल रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या एसीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? असल में घर के अंदर जो है ना बेसिकली सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर 1 लीटर पानी में 1/3 ब्लीच या हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन मिला के सरफेसेस हो गई या ज़मीन हो गई उसको साफ़ किया जाए, तो क्योंकि ये जब खांसते हैं या छींकते हैं, अगर पेशेंट को किसी को इन्फेक्शन है तो ये मुंह से बाहर निकलता है, 3 से 4 घंटे तक हवा में रहने के बाद ये नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है सरफेसेस के ऊपर। हाँ, जहाँ पे पंखा चल रहा है तो वहाँ पे ये ज़रूर सर्कुलेट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम डॉक्टर जितने भी हैं वो यही एडवाइस दे रहे हैं कि जितने लोग जिनको इन्फेक्शन नहीं भी है, लेकिन वो जब वो बाहर घर से निकलते हैं और वो घर के अंदर आते हैं तो उन्हें इसी तरह से अपने आप को सोचना चाहिए जैसे वो इन्फेक्टेड हैं। उनको घर आते ही सबसे पहले अपने जूते उतार देने चाहिए घर की बाहर के हिस्से में, क्योंकि जूते के नीचे का जो हिस्सा है वो हम बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ ना सिर्फ कोरोना ज़मीन पर बैठा हुआ है बल्कि टीबी का जरासीम, नमोनिया, लोग बलगम फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, गाय बकरी गधे अपना फुजला ज़ाया कर रहे हैं, ये सारे जरासीम जो हैं वो जूते के सोल के नीचे
नीचे लगे होते हैं, और वो जब हम घर के अंदर आके अगर पूरे घर में घूमेंगे तो ये पूरे घर में फैल जाएगा। तो बेसिकली हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। कपड़े फ़ौरन जैसे ही बाहर से आएँ वो कपड़े धुलने के लिए डाल देने चाहिए साबुन पानी के अंदर, और उसके अंदर डिटॉल भी हो, और शावर लेना चाहिए ऊपर से नीचे तक। कोशिश ये करेंगे घर के अंदर इन्फेक्शन ना आए। आजकल बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पंखे से भी घूम सकता है, और दूसरा ना झाड़ू नहीं देनी चाहिए आजकल ज़्यादा, पोछा या टाकी लगानी चाहिए कि हवा में वो जरासीम दोबारा से ऊपर की तरफ ना फैलें और लोगों को उसको सांस के जरिए अंदर ना जा सकें। बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सादा सा सवाल है, कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की बड़ी तादाद क्योंकि मर्दों की है, तो क्या ख़वातीन को कोरोना वायरस से इस्तिस्ना हासिल है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इत्तेफाक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मर्द ज़्यादा घर से बाहर निकलते हैं और ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन होती है, कुछ काम ढूंढने के चक्कर में, कुछ किसी मसाइल के तरीके से या शॉपिंग के ज़रिए, इसलिए उनमें ज़्यादा तादाद, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मर्दों में ज़्यादा लगती हैं क्योंकि वजह है कि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो घर में औरतें हैं या जो बच्चे हैं उनको भी हमें महफूज रखना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा था कि जो लोग बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें, अपने आप को यही सोचें जहन में कि हम इन्फेक्टेड हैं और हमें अपने घर वालों को बचाना है। लेकिन हमें एहतियात ज़रूर करनी है जब तक कि हम इससे पीक से क्रॉस करके हम जो है वो प्लेटू पे नहीं आ जाते, और फिर हमें उसके बाद जब प्लेटू पे ही आ जाएगा तो हमें अपने तौर तरीके आगे भी जाने वाले टाइम में भी चेंज करने पड़ेंगे। हाथ मिलाने से गुरेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वजह यह कि हमारे पास तो कोई भी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। हमारे पास मलेरिया तो ख़त्म नहीं हो सका, उसके बाद डेंगू आ गया, उसके बाद चिकनगुनिया आ गया, टाइफॉइड जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट होता चला जा रहा है, और ट्यूबरक्लोसिस हम ख़त्म नहीं कर सके। पाकिस्तान में 30,000 लोग तो ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। सालों तक हमारे साथ रहेगा। अब डॉक्टर साहब, इसको रूमर कह ले या कोई मफरूजा कह ले, कुछ लोग का ये ख्याल है कि सिगरेट पीने वाले, सोशल मीडिया पर क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बातें आ जाती हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या सिगरेट पीने वाले कोरोना से मुतासर नहीं होते? देखें, ये तो बहुत ही एक र्यूमर भी ऐसी मतलब मजाक का खेज़ है। एक इसी तरह की एक और र्यूमर भी फैल रही है कि अल्कोहल पीने से भी जो है ना वो जरासीम मर जाता है। ये दोनों गलत खबरें हैं। पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, वो शायद वो उन्होंने भी जो है वो सार्कास्टिक वे के अंदर कहा कि आप डिसइंफेक्टेंट अगर पी लेंगे तो शायद उससे आपको नुकसान नहीं होगा या कोरोना वायरस आप पर हमलावर नहीं होगा। बस ये तो कमाल की बातें हैं ना। तो बेसिकली ये कि देखें, जब हम स्मोक करते हैं ना तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें स्मोक, कार्बन और इतने पार्टिकल्स जा रहे होते हैं कि वो इतने डैमेज हो रहे होते हैं और काई सी जमा हो जाती है लंग्स के ऊपर। अगर आप किसी भी स्मोकर का लंग देखेंगे काला और इतना डैमेज होगा कि जो स्मोकर खुद है ना उसको भी अफसोस होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। और इसमें तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं। इनकी इम्यूनिटी भी, स्मोकिंग जो है वो इम्यूनिटी भी कम करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत, और इनके ऊपर जो है वो असर भी ज़्यादा होगा इसका। और उसके बाद इसमें क्रोनिक COPD डेवलप हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, और इनके अंदर ये बीमारियां और दूसरी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो ये बिल्कुल गलत खबर है, और इसके ऊपर तो ये तो लोगों को अगर जो फैला भी रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि माह मुक़द्दस है, माह रमज़ान है, बहुत सारे लोग रोज़े रखते हैं, और फिर क्योंकि इम्यून सिस्टम का बड़ा गहरा ताल्लुक बताया जा रहा है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप पे जल्दी वायरस हमलावर नहीं होता है। कुछ लोग रमज़ान के अंदर भी लेटर पार्ट ऑफ द डे नकाहत महसूस कर रहे होते हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं। तो क्या जब इम्यूनिटी वीक होती है तो उस वक्त भी वायरस आप पर ज़्यादा हमलावर हो सकता है? देखिए, इम्यूनिटी वीक होती है बिल्कुल, उसमें तो ये वायरस नहीं बल्कि सारे जरासीम ना सिर्फ ज़्यादा आ सकते हैं बल्कि उनके असरात भी और अलामात भी और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज़्यादा हो सकती हैं। देखिए, शुरू के टाइम पे ऐसा होता है रमज़ान में कि हमारी बॉडी, जो हम लोग दोपहर में या जो बीच में खाना खाते थे या जो हम न्यूट्रिशन लेते थे वो नहीं ले रहे होते, पानी नहीं पी रहे होते, तो हमारी बॉडी उससे एडजस्ट हो रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला 3, 4, 5 दिन, 6 दिन के बाद, हफ्ते के बाद हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, बल्कि ज़्यादा बेहतर महसूस होने लगती है, क्योंकि हम टाइम पे खाना भी खा रहे होते हैं, नाश्ता जो सहरी पे कर रहे हैं, अफ्तार के वक्त हम टाइम पे अफ्तारी कर रहे होते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट्स की वजह से और रेजिमेंटल जो ज़िंदगी हो जाती है ना, इससे हमारी तबीयत भी बहुत बेहतर हो जाती है। और ये जो हम जो इतने अरसे तक सहर से लेके, सहूर से लेके अफ्तार तक कुछ नहीं खा रहे होते, तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी रिपेयर, मेंटेनेंस भी हो रही होती है। तो इसका जब तीसरे हफ्ते में हम चाहते हैं तो और बेहतर हालात महसूस होने लगते हैं इंसान को, बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगती है। तो फास्टिंग तो बल्कि इंटरनेशनली तो बहुत कम है। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, और वो ये है कि 9 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, जो कम उम्र बच्चे हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है इस कोरोना वायरस पे। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि 9 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं है?
नहीं, ख़तरा तो सारी जनरेशन के अंदर ही है, सारी उम्रों के अंदर जो है कोरोना वायरस की इन्फेक्शन लग सकती है और छोटे बच्चों को भी लग सकती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे ये कोरोना वायरस हो गई या फ्लू का हो गई या मम्स हो गए, ये जो है छोटे बच्चों पे कम असर करते हैं। ये बचपन में अगर बॉडी टॉलरेट कर लेती है बेहतर उसको, तो इसलिए जो है बच्चों को वैक्सीनेशन भी शुरू में लगा देते हैं कि बॉडी इनकी रेडी रहे और जब ये बड़े हों तो फिर इनको इन्फेक्शन ना हो। तो बच्चों को लग सकती है, लेकिन इसलिए बच्चों की भी प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। माहिर वबाई अमराज प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज यकुम मई यानी यौम मजदूर है और जितने तल्ख बंदाए मजदूर के औकात आज हैं शायद पहले कभी ना थे। प्रोग्राम का इख्तिताम हबीब जालिब के चदाशार के साथ करेंगे कि खेत वडेरों से ले लो, मिले लुटेरों से ले लो, मुल्क अंधेरों से ले लो, रहे ना कोई आली जा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।